हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 112 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 7 1605 to 1750 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, critically examine the transformation of Vaishnava Bhakti Sampradayas in the 18th century. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि 18th सेंचुरी में वैष्णव भक्ति संप्रदायों में कैसे बदलाव आए। आपको स्पिरिचुअल, ऑर्गेनाइजेशनल और रीजनल चेंजेस पर फोकस करना है और बताना है कि इन पर समय के पॉलिटिकल और सामाजिक फैक्टर्स का क्या असर पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। वैष्णव भक्ति संप्रदाय वो धार्मिक आंदोलन जो विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम और कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित थे। 18th सेंचुरी में इन संप्रदायों में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे कि संगठन में बदलाव, नेतृत्व का केंद्रीकरण और राजनीतिक समर्थन का प्रभाव। ये बदलाव उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से प्रभावित थे। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और बदलाव के कारण। 18वीं सदी में मुगल शक्ति कमजोर हो गई थी और छोटी छोटी राज्य शक्तियां जैसे मराठा, राजपूत और नवाब उभार के आए। इन नए राज्यों से भक्ति संप्रदायों को राजनीतिक सहारा मिला, जिसका प्रभाव उनकी व्यवस्था और विकास पर पड़ा। सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों ने भी भक्ति के स्वरूप को प्रभावित किया। 2. संगठन का विकास और संस्थागत रूप। पहले भक्ति आंदोलन व्यक्ति के भाव और सादगी पर आधारित थे। 18वीं सदी तक वल्लभ संप्रदाय और गौड़िया वैष्णव जैसे संप्रदायों में मठ, मंदिर और सांगठनिक ढांचा तैयार हो गया था। कई जगहों पर नेतृत्व वंशागत या केंद्रित हो गया था, जिससे व्यक्तिगत भक्ति में कमी आए। 3. रीतियों और परंपराओं में बदलाव। भक्ति में पहले जहां सादगी थी, वहीं अब शास्त्रीय रीति रिवाजों और संस्कृत ग्रंथों का प्रयोग बढ़ने लगा। मंदिरों में पूजा और सेवा ज्यादा अलाबरत हो गई। लोक भाषा से ऊपर उठकर अब भक्ति संस्कृत और ऊंचा पदवी वाले लोगों तक सीमित होने लगी। 4. क्षेत्रीय रूपांतर और स्थानीय बदलाव। बंगाल में गौड़िया वैष्णव चैतन्य के प्रभाव में आकर बदला, लेकिन अब ये ज्यादा पुस्तक प्रधान और वर्गीकृत हो गया था। गुजरात और राजस्थान में वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग ने सेवा भाव के माध्यम से अपनी पकड़ बनाई। दक्षिण भारत में वैष्णव परंपरा राज्यश्रेयित हो गई थी, जहां बड़े मंदिरों और राजाओं का योगदान था। 5. सामाजिक प्रभाव और विरासत। संस्थागत होने के बावजूद भक्ति ने लोगों को भावनात्मक और धार्मिक सहारा दिया। महिलाएं और नीचे जाति के लोग भी भजन और कीर्तन में शामिल हुए, लेकिन नेतृत्व अब भी उच्च जातियों के पास था। इन्हीं आंदोलनों ने आगे चलकर ब्राह्मो समाज और आर्य समाज जैसे सुधर आंदोलनों की नींव राखी। कंक्लूजन। 18th सेंचुरी में वैष्णव भक्ति संप्रदाय का रूप काफी बदला, लेकिन उसकी मूल भावना वही रही। संस्थागत ढांचे, राजनीतिक सहयोग और शास्त्रिक प्रभाव ने इस आंदोलन को एक नए दिशा में ले गया। इन बदलावों से ये समझ आता है कि धार्मिक आंदोलन समय के साथ बदलते हैं, पर अपनी आत्मा को बरकरार रखते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Examine the evolution of Mughal school of painting. Question explanation. इस सवाल में हमें बताना है कि मुगल पेंटिंग कैसे डेवलप हुई। हमें उसका ओरिजिन, फेजेस, थीम्स, रूलर्स का कंट्रीब्यूशन, टेक्निक्स और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिटेल में समझाना है। इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट्स और उनकी खासियत भी मेंशन करनी होगी। आंसर। इंट्रोडक्शन। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग एक मशहूर आर्ट स्टाइल थी जो 16th to 18th सेंचुरी के बीच मुगल सम्राटों के पैट्रोनेज में डेवलप हुई। इसमें पर्शियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन आर्ट स्टाइल्स का फ्यूजन था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के जमाने में ये स्टाइल पीक पर थी। मुगल पेंटिंग मोस्टली मिनिएचर फॉर्मेट में होती थी और हिस्टोरिकल कहानियों, कोर्ट लाइफ और प्राकृतिक सीन्स को दिखाती थी। मेन बॉडी। 1. शुरुआत और प्रभाव। मुगल पेंटिंग का आरंभ अकबर के समय हुआ, जब उन्होंने पर्शियन आर्टिस्ट जैसे मीर सईद अली और अब्दुस समद को बुलाया। शुरुआती पेंटिंग्स पर्शियन स्टाइल की थी, लेकिन धीरे धीरे इंडियन एलिमेंट्स जैसे चेहरे, बैकग्राउंड और सीन्स ऐड होने लगे।
अकबर ने हमजनामा जैसे कहानियों के लिए बड़ी इलिस्ट्रेटेड बुक्स बनवाए। 2. अकबर का योगदान 1556 to 1605। अकबर के टाइम पे पेंटिंग वर्कशॉप काफी बड़ी हो गई थी जिसमें कई पेंटर्स काम करते थे। थीम्स में कोर्ट लाइफ, महाभारत, रामायण और पर्शियन कहानियों के अनुवाद शामिल थे। बसवना और दसवंत जैसे आर्टिस्ट्स ने पेंटिंग में रियलिज्म और भावनाओं का प्रदर्शन किया। 3. जहांगीर का सुधर 1605 to 1627। जहांगीर को पोर्ट्रेट और नेचर पेंटिंग का शौक था। उसने पेंटिंग्स को और रिफाइंड बनाया। पक्षी, पट पौधे और प्रकृति पेंटिंग के प्रमुख विषय बने। उसने मुर्का नाम के एल्बम्स बनवाए। यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी दिखा जैसे शेडिंग और पर्सपेक्टिव, जैसे उस्ताद मंसूर के काम में। 4. शाहजहां और औरंगजेब का पीरियड। शाहजहां के समय पेंटिंग और ज्यादा श्रृंगार और एलिगेंस वाली हो गई। लव स्टोरीज और आर्किटेक्चर फोकस में आए। विचित्र और गोवर्धन जैसे आर्टिस्ट्स ने समय काम किया। औरंगजेब के टाइम में ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज की वजह से पेंटिंग का रॉयल सपोर्ट कम हो गया। 5. मुगल पेंटिंग की विशेषताएं। ब्राइट कलर्स, मिनट डिटेलिंग, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स और प्राकृतिक विषयों का प्रभाव। सेक्युलर और रिलीजियस दोनों तरह के थीम्स। स्मॉल फॉर्मेट, बारीक ब्रशवर्क और इंडो पर्शियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन। 6. विरासत और प्रभाव। मुगल स्टाइल ने राजपूत, पहरी और डेक्कन पेंटिंग स्टाइल्स को प्रभावित किया। यह स्टाइल हिस्ट्री और रॉयल कहानियों को विजुअली रिकॉर्ड करता था। इस आर्ट में जो कल्चरल फ्यूजन था वो मुगल एम्पायर के कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर को दिखाता है। कंक्लूजन। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग एक समृद्ध कला परंपरा थी जिसमें पर्शियन और इंडियन आर्ट का सुंदर मेल था। हर मुगल सम्राट ने इसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ा। यह पेंटिंग स्टाइल ना केवल विजुअल ब्यूटी के लिए मशहूर है बल्कि उसके टेक्निकल एक्सीलेंस के लिए भी आज तक सराहाई जाती है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question 7. Discuss the king's body and ideals of manhood during the medieval period. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछो गया है कि मध्यकालीन भारत के राजा अपने शरीर को एक पावर और मैस्कुलिनिटी के प्रतीक के रूप में कैसे दिखाते थे। आपको बताना है कि उनकी बॉडी, उनका व्यवहार, उनकी लड़ने की कलाएं और उनकी सोच कैसे उन्हें एक आइडियल पुरुष बनाती थी। ये भी बताना है कि ये सब चीजें आर्ट, साहित्य और सामाजिक दर्शन में कैसे दिखाई गई थी। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन भारत में राजा का शरीर सिर्फ एक शारीरिक रूप नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल और सिंबॉलिक इमेज भी था। राजा की मैस्कुलिनिटी उसके व्यक्तित्व और राजनीतिक सत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बहादुरी, अनुशासन, धार्मिक कर्तव्य और कामवासना पर नियंत्रण जैसे गुणों को पुरुषोत्तम होने का प्रमाण माना जाता था। यह आंसर यही बताएगा कि किस तरह राजा के शरीर और पुरुष की कल्पना के समाज में स्थापित किया गया। मेन बॉडी। 1. राजा के शरीर का प्रतीकात्मक महत्व। राजा का शरीर एक पवित्र और आदर्श रूप माना जाता था जो शक्ति और न्याय का प्रतिनिधित्व करता था। अच्छी हेल्थ और मजबूत बॉडी एक प्रभावी राजा की पहचान थी। पब्लिक दुर्बस और शोभा यात्राओं के माध्यम से राजा अपनी बॉडी और प्रेजेंस को लोगों के सामने दिखाता था। 2. युद्ध, आर्ट और पुरुषोत्तम होने का आदर्श। योद्धा बनना और युद्ध में निपुण होना एक आदर्श राजा का मूल गुण माना जाता था। तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या जैसे स्किल्स राजाओं के पुरुष होने का प्रमाण थे। अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासक अपनी युद्ध यात्राओं और अनुशासन के लिए मशहूर थे। युद्ध में जीत सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत पुरुष प्रभाव का प्रदर्शन भी होता था। 3. कामों पर नियंत्रण और आचरण। एक राजा से उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी इच्छाओं, खासकर काम वासना पर नियंत्रण रखे। धर्म के अनुसार चलना और मर्यादा में रहना उसकी मैस्कुलिनिटी को और ऊंचा बनाता था। ऐसे राजाओं को ऐतिहासिक ग्रंथों में साधु स्वभाव या तपस्वी के रूप में दर्शाया गया। 4. आर्ट और साहित्य में प्रदर्शन। चित्रों और साहित्यिक रचनाओं में राजाओं को सुंदर, बलवान और आदर्श शरीर के रूप में दिखाया जाता था। लेखक और कवियों ने राजाओं की वीरता, दानवीरता और रूप का वर्णन किया। इन प्रदर्शनों ने समाज में एक आइडियल पुरुष की कल्पना स्थापित की। कंक्लूजन। अंत में, मध्यकालीन समय का राजा का शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं था बल्कि एक विचारधारा था। ये उसकी शक्ति, धार्मिकता और आइडियल पुरुष होने का प्रतिनिधित्व करता था। युद्ध, आचरण और आर्ट के माध्यम से राजा अपने आप को एक आदर्श नेता और पुरुष के रूप में स्थापित करता था।
अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Sheikh Ahmad Sirandi. B. Sarais and Bridges. C. Imperial Camps. D. Jagirdari Crisis. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं जो मुगल काल से जुड़े हैं। हमें हर एक पर 200 शब्दों शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक मुगल समय की अलग अलग डायमेंशंस जैसे धर्म, व्यवस्था, सैन्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आंसर। इंट्रोडक्शन। यह क्वेश्चन उन 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है जो मुगल रूल के दौरान काफी प्रभावशाली रहे: धार्मिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबाइल गवर्नेंस और इकोनॉमिक क्राइसिस। इनमें से हर टॉपिक समय के एक अलग पहलू को दिखाता है जो मुगल रूल को समझने में मदद करता है। ए. शेख अहमद सिरंडी, धार्मिक सुधारक और विचारक। शेख अहमद सिरंडी एक प्रमुख इस्लामिक स्कॉलर जो नक्शबंदी सूफी ऑर्डर से जुड़े थे। उन्होंने अकबर के दिना इलाही का विरोध किया और इस्लाम की शुद्धता पर जोर दिया। मुजरिद का कॉन्सेप्ट। सिरंडी ने खुद को दूसरे इस्लामिक 1000 साल का मुजरिद यानी पुनर्जीवक बताया। उन्होंने शरिया को धार्मिक और राजनीतिक जीवन में दोबारा लाने का प्रयास किया। प्रभाव और विरासत। उनके मकतूबत या पत्र मुगल दरबार और भविष्य के इस्लामिक मूवमेंट्स को प्रभावित करते हैं। उनकी सोच ने औरंगजेब जैसे शासकों की धार्मिक नीति पर असर डाला। बी. सराइज एंड ब्रिजेस। मुगल काल की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति। सराय एक प्रकार के इन या रेस्ट हाउस होते थे जो यात्रियों, व्यापारियों और अफसर के लिए बने होते थे। ब्रिजेस नदियों के पार आसान सफर और मालवाहन में मददगार होते थे। व्यावसायिक और स्ट्रेटेजिक महत्व। सराइस में आराम, सुरक्षा और भोजन की सुविधा मिलती थी जो दूरी व्यापार को बढ़ावा देती थी। इनका निर्माण मुख्य व्यापार मार्गों पर किया जाता था। शासनिक महत्व। ये मुगलों की दूर दराज इलाकों तक पहुंच और नियंत्रण को दिखाता था। इनका संचालन राज्य की प्रशासनिक क्षमता का प्रमाण था। सी. इंपेरियल कैंप्स। चलित शासन व्यवस्था। इंपेरियल कैंप्स वो टेम्पररी शिविर होते थे जो राजा के साथ सफर करते थे। यही राजा का चलित दरबार और शासन केंद्र होते थे। संगठन और व्यवस्था। इनमें अलग अलग टेंट्स होते थे, सेना के लिए, अफसरों के लिए, बाजार और भोजन के लिए। कैंप में हजारों लोग और सुविधाएं होती थी। राजनैतिक असर। ये कैंप्स राजकीय शक्ति का प्रदर्शन करते थे और प्रांत के शासकों पर नजर रखते थे। जनता से सीधा संवाद भी यहाँ होता था। डी. जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्या था? जागीरदारी में जमीन के राजस्व अधिकार नोबल लोगों को दिए जाते थे उनकी सेना सेवा के बदले। क्राइसिस का नेचर। 17वीं सेंचुरी तक नोबल्स की संख्या बढ़ गई थी लेकिन जागीर की संख्या उतनी नहीं थी। इस वजह से भारी बदलाव, भ्रष्टाचार और टैक्स कलेक्शन में गड़बड़ी हुई। परिणाम, नोबल्स असंतुष्ट हुए जिससे बागवत या विश्वासघात की स्थिति बनी। इसने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और सेंट्रल पावर में गिरावट लाई। कंक्लूजन। ये 4 टॉपिक्स सिरंडी के धार्मिक विचार, मुगल इंफ्रास्ट्रक्चर, चलित शिविर और जागीरदारी संकट हमें मुगल काल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू समझने में मदद करते हैं। इनका अध्ययन मुगल एम्पायर की शक्ति और कमजोरियों को समझने के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।